नमस्कार दोस्तों। दूसरे दौर की वोटिंग में अब सिर्फ एक दिन बाकी है और ये सबसे बड़ा सवाल अब लोगों के दिमाग में मथ रहा है कि बिहार में किसकी सरकार बनने वाली है। तमाम नेताओं के प्रचार, भाषण, रैलियां, उन सब के बाद तमाम मुद्दे जनता के जहन में हैं। लेकिन जब दूसरे दौर की 122 सीटों के लिए वोट डालने के लिए जनता निकलेगी, वोटर निकलेंगे, तो क्या सोचकर वोट करेंगे? पहले दौर में जिन मतदाताओं ने वोट किया 121 सीटों के लिए, किन मुद्दों पर वोट किया? क्या वही मुद्दे जो महागठबंधन उठाता रहा, या जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी कट्टा सरकार ना आए, जंगल राज ना आए और तमाम तरह के डर दिखाते रहे, क्या वो ज्यादा असर कर गया? बिहार के अलग अलग इलाकों में क्या स्थानीय मुद्दे हावी रहे, या कैंडिडेट वर्सेस कैंडिडेट, सीट वर्सेस सीट बाय सीट कोई ऐसा चुनाव हुआ जिससे एक पूरे बिहार के की 243 सीटों को एक तरह से आकलन नहीं किया जा सकता? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। इस पर बात करने के लिए आज हमारे दो खास मेहमान हैं। अजीत द्विवेदी, जो बिहार के हैं और बिहार लगातार घूमते रहते हैं, चुनावी समीकरण को, सीटों के समीकरण को, स्थानीय समीकरण को, जातीय समीकरण को बारीकी से देखते परखते हैं। दूसरे खास मेहमान हैं संतोष सिंह, जो इंडियन एक्सप्रेस के स्टेट हेड हैं, बिहार स्टेट के एडिटर हैं। संतोष सिंह ने भी बिहार के कई इलाकों में घूमा है, वोटर्स के मन को, उनके मिजाज को समझने की कोशिश की है। अब चूंकि कल वोटिंग है और कल देर शाम से लेकर परसों एग्जिट पोल भी आने लगेंगे, और इस बीच तमाम तरह के दावे हैं जो बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि 160 पार उन्हें सीटें मिलेगी। अमित शाह लगातार कहते रहे। वैसे ही महागठबंधन की तरफ से दावे हैं, तेजस्वी यादव की तरफ से कि इस बार हमारी सरकार बनने जा रही। तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या समीकरण, क्या मुद्दे और दोनों पार्टियों के नैरेटिव किस तरह से वोटर्स को प्रभावित करने में कामयाब रहे, और जो दो वरिष्ठ पत्रकार हैं उन्होंने क्या देखा। और मैं भी यहां घूम रहा हूं बिहार में, मैं आज हूं सासाराम में जहां कल अमित शाह की रैली हुई थी। तो चूंकि चुनाव जो दूसरे दौर का होना है, इन इलाकों में भी होना, शाहबाद के इलाकों में, तो इसको समझने की कोशिश करेंगे। शुरुआत हम करते हैं सबसे पहले संतोष सिंह से, चूंकि पटना में है। संतोष जी, अगर देखें तो 20 जिले की 122 सीटों के लिए चुनाव है। नेताओं ने इतनी ताकत झोंकी की, सभाओं की कहें कि लगातार, जैसे कल परसों आखिरी दिन में, परसों तो प्रधानमंत्री भी थे, 14 सभाएं प्रधानमंत्री मोदी ने की, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 84 सभाएं की, तेजस्वी 183 सभाएं की, राहुल गांधी, अमित शाह तक 37 सभाएं कर चुके, कल वो सासाराम में थे। अब चूंकि सब चीज खत्म हो गया, अब ईवीएम पर दूसरे दौर के लिए वोटर्स को बटन दबाना है। लेकिन प्रचार थमने के बाद एक मोटे तौर पर तस्वीर साफ हो रही होगी कि क्या दिख रहा है। तो अगर हम सीधा सवाल पहला यही कहें कि क्या मुद्दे प्रभावी रहे और बिहार चुनाव के नतीजे क्या दिख रहे हैं, क्या दिशा दिख रही है? देखिए अजीत जी, आप भी घूम रहे हैं, काफी एक्सटेंसिव आपने ट्रेवल किया है, हम लोगों ने कई राउंड बातचीत भी की है। मैं अब सेकेंड राउंड में ऑब्जर्व कर रहा हूं कि पहले राउंड से ज्यादा टफ कंटेस्ट है इसमें। इस राउंड में मैं देख रहा हूं और एकदम रीजन वाइज डिफरेंट डायनामिक्स है। कोई ऐसा आप नहीं कह सकते हैं कि एक यूनिफॉर्म बिहार में एक थ्रेड चल रहा है, ऐसा नहीं है। अब जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि 10,000 वाली स्कीम का, जिसको 10,000 स्कीम के रूप में फेमस हो गया है, उसका कहीं कहीं बहुत ज्यादा रेजोनेंस है, कहीं वो ले तो लिया, कहा कि ले लेंगे लेकिन वोट अपनी जाति के हिसाब से देंगे, वो अलग अलग है। मैंने शाहबाद में जब घूमा तो मुझे लगा कि जो लास्ट बार एनडीए ने जैसे कि 22 सीटों में मात्र 2 लाया था, मुझे लगा गेन करता नजर आ रहा है इस बार का। जहां आप सासाराम है, सासाराम में भी असेंबली सीट में काफी कांटे की टक्कर है, लेकिन मुझे लगा थोड़ा सा कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा की जो स्नेहलता कुशवाहा है वो थोड़ा सा मुझे अहेड लगी। इस तरह के वो ऐसा रीजन था कि कंप्लीट, जैसे सासाराम के रोहतास के 7 में से 0 हो गया था उनका। तो उन क्षेत्रों में मैं बढ़त देख रहा हूं। फिर मैं जब आता हूं जहानाबाद अरवल आता हूं तो वहां मुझे एनडीए एक भी सीट देती नजर आई, एक आग अगर 8 में जीत ले हुए। फिर नालंदा जाता हूं तो नालंदा महागठबंधन एक सीट जीतती नजर नहीं आ रही है। तो मुझे लगा ये कमाल का स्टेट है भाई। 20 साल से मैं यहाँ पत्रकारिता कर रहा हूँ, डिकोड करने की कोशिश कर रहा हूँ, पार पाना मुश्किल है इसको कि भाई अलग अलग रीजन सबके बेस्ट में हम लोग बात करते रहे, जाति जाति है, लेकिन उसके अलावा जो और मुद्दे हैं वो ने कहीं कहीं प्रभावी हो जाते हैं। कहीं जो आप जंगल राज वाला नैरेटिव है वो साइलेंटली बोलते हैं कि हमको हरा गमछा का राज नहीं चाहिए फिर से,
वो कहीं ईबीसी का मैं एलियनेशन देख रहा हूं, जो गरीब गुरबे की आवाज 90 से 95 के बीच में लालू जी कहा करते थे, जिसको कि मैंने अपनी किताब में रूल मिसरूल में यादवाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स कहा है कि जहां से लालू प्रसाद की पॉलिटिक्स का क्षरण होता है। तो वो जो डर है, भले ये नहीं चाहें। अब एक मुझे नारियल वाला बोलता है पटना में, वर्बल का है, कि लालू जी में कोई दिक्कत नहीं है, उनके जो कोर वोटर्स है उसमें दिक्कत है, उनके एग्रेशन से हमको प्रॉब्लम है। तो वो ये जो है ये कहीं मिला। अब जैसे मैं रामगढ़ गया, रामगढ़ में मतलब रामगढ़ पर्टिकुलर सीट लें, आप जानते हैं जगदानंद सिंह बहुत बड़े टॉल लीडर हैं राजद के, उनके परिवार ने 10 बार मतलब 67, 72 और 77, उनके भाई सच्चिदानंद सिंह, फिर जगदा बाबू ने 6 बार, फिर सुधाकर सिंह ने 1 बार। लेकिन उस टर्फ में अब मैं बसपा का इंट्रेंस देख रहा हूं, मैसिव बीएसपी फैक्टर उस एरिया में, चैनपुर, चेनारी ले लीजिए, रामगढ़ लीजिए, उस बॉर्डरिंग एरिया में उनका इन्फ्लुएंस है। लास्ट 20 इयर्स का ये फेनोमेनन है। तो हमारा एक मिथिलांचल का अलग डायनामिक्स है। मिथिलांचल में अब दरभंगा अलग थोड़ा सा बिहेव करता लग रहा है, मधुबनी थोड़ा सा अलग करते लग रहा है। कुछ सीटों पर मुझे, जैसे बीसपी की सीटें हरिभूषण बचौल का, उनकी अपनी जाति की संख्या कम है, वहां जो है रिलीजियस पोलराइजेशन हो जाता है। फिर आप सीमांचल चले जाइए तो सीमांचल में ओवैसी फैक्टर मुझे उतना प्रभावी नहीं लग रहा है। वहां मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा आरजेडी कांग्रेस गेन करेगा तो महागठबंधन ये एनडीए भी गेन करती हुई थोड़ी बहुत नजर आ रही है। तो इतना मतलब एक कहते हैं ना कि पपौरी बन गया है एकदम, इतना एक मिक्स है। उसके बाद एक ब्रॉड सेंस लेना, लेकिन ऑल टुगेदर ब्रॉड सेंस में जो मुझे बुलवाएंगे, आप पहले भी बुलवा चुके हैं, एनडीए मुझे अभी तक में अहेड लग रही है। इन डिस्पाइट ऑल दीज फैक्टर्स कंट्राडिक्शंस, मुझे एनडीए अहेड ले रही है। मैं आपका सप्लीमेंट्री क्वेश्चन लूंगा अब। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन प्रशांत किशोर, उसके बाद अजीत जी के पास आता हूं। क्योंकि प्रशांत किशोर एक बड़े फैक्टर के तौर पर 3 साल से जिस तरह से काम करते हैं, और आखिरी अगर देखें तो 6 महीने में उन्होंने पूरा जोर लगाया पलायन, शिक्षा और तमाम मुद्दों के साथ, और उसके बाद वो दावे करने लगे कि हम डिसाइसिव मेजोरिटी भी ला सकते हैं। और जहां मैं सासाराम में हूं, ये प्रशांत किशोर का गृह क्षेत्र है, यहीं से कुछ किलोमीटर दूर, सासाराम से कुछ किलोमीटर दूर प्रशांत किशोर का अपना जो गृह क्षेत्र है, विधानसभा है करगहर, वहां रितेश पांडे हैं। प्रशांत किशोर का जिक्र हर जगह हो भी रहा है, लेकिन सवाल उठता है कि बहुत सारी ऐसी सीटों, अभी जैसे एक मेरे पास लिस्ट है जिसमें 22-23 सीटें हैं जहां 5,000 से कम का अंतर रहा, कुछ ऐसी सीटें हैं जहां 2,000 से कम का रहा, 60-70 ऐसी सीटें हैं जहां 6-7 हजार वाला रहा। अब इन सीटों के समीकरण में सारा लोग प्रशांत किशोर को फैक्टर इन करते हैं कि वो ज्यादा किसके नुकसान कर रहे हैं, और उसके आधार पर भी इस चुनाव के नतीजे दिख सकते हैं। इस पर एक जवाब आपका चाहिए, फिर अजीत जी के पास। आपने देखिए, मैं कोनार गांव गया, आप बात चर्चा कर रहे हैं प्रशांत किशोर का पैतृक गांव कोनार में वहां के केयर टेकर केदार पांडे रहते हैं, मतलब 80 से ही उनके पिताजी के साथ में है, श्रीकांत पांडे के साथ। तो मैं जब गया तो मुझे लगा कि बहुत भव्य सा घर होगा, कुछ बहुत ही, घर तो बड़ा है लेकिन मेंटेन नहीं किया गया है, 70 का बना हुआ है पुराना। तो अंदर में गांव के जाने के बाद ऑफकोर्स जो केयर टेकर हैं और जो 1-2 लोग बैठे हुए थे, तो ऑफकोर्स वो प्रशांत किशोर की आइडियोलॉजी की बात कर रहे थे कि कैसे गांव से लोग 5 लोग निकलते हैं और बच्चे भी गांजन छुरा जाएगा, गरीबी मिटाएगा, छोटी बच्ची गा रही है। तो एक रोमांटिसाइज्ड वो एक फॉर्म था। जैसे आप निकल के गांव के घर से निकल के बाहर जाते हैं, अकेले घूमते हैं, तो वहां अलग बताता है, बोलता है कि देखिए बिहार में जाति तोड़ना बहुत मुश्किल काम है, जो बात कर रहे हैं अच्छी बात कर रहे हैं, लेकिन अभी के लिए आइडियलिस्टिक है, इनको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब आपके सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन आता है। मैं जो अपने हिसाब से डिस्ट्रिक्ट कॉरेस्पॉन्डेंट्स और जो मेरे सोर्सेस हैं उनसे बात करके जो मैं अब कंक्लूड कर रहा हूं, मुझे एनडीए को डैमेज करते हुए ज्यादा दिख रहे हैं प्रशांत किशोर, बशर्ते महागठबंधन की तुलना में जितनी सीटें मुझे लगी, बहुत ज्यादा सीटें नहीं लगी, 10-15 सीटें लगी कि त्रिकोण तो नहीं, कुछ 2-3-4-5 जगह त्रिकोण बनाते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे आप जोकीहाट गए, जोकीहाट में अगर वो जीत जाए सरफराज आलम तो वी वुड शुड नॉट बी सरप्राइज्ड। लेकिन वो कहूंगा सरफराज की अपनी कंस्टिट्यूएंसी है, एमएलए रह चुके हैं, एमपी रह चुके हैं, तस्लीमुद्दीन के पुत्र हैं, उनका एक इन्फ्लुएंस है। उसी तरह मढ़ौला वाली सीट में है, या कुछ सीटें ऐसी है जहां एक त्रिकोण बनाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन मैं जहां देख रहा हूं कि इस फैक्टर के कारण इसका लॉस हो जाएगा, तो कम सीटों पर मुझे लगा कि आरजेडी को हर्ट करते नजर आ रहे हैं। अगर वो टाइट बैटल होगा, वहां एनडीए को हर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं।
लेकिन ओवरऑल उनका रिजोनेंस बहुत ज्यादा ग्राउंड में नहीं दिखा। अगर कोई अंडर करंट हो जो हम रीड नहीं कर पा रहे हो, सब कह रहे हैं कि ठीक है, अच्छी बात है, आए हैं, ही शुड टेक हिज टाइम, उनको छोड़ के नहीं जाना चाहिए। नीतीश कुमार भी 95 में आए थे, 7 सीट जीते थे, छोड़ के नहीं गए। आप भी टिके रहिए, आएंगे बायर, 30 के आप प्लेयर अच्छे हो सकते हैं, अभी आप इंतजार कीजिए। तो ये मोटा मोटी था। लेकिन 5-7 सीट 10 सीट ऐसी होगी जहां जेएसपी इन्फ्लुएंस आपको इस चुनाव में जरूर नजर आएगा। और अगर वो 3-4 जीत भी जाएं इसमें से, तो हमको मुझे आश्चर्य नहीं होगा। चलिए अब आएंगे हम दोबारा अजीत द्विवेदी। चूंकि आप सीट बाय सीट भी आप बहुत समीकरण हिसाब किताब करते रहते हैं, जो इस दौर में चुनाव है उसमें पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण का वो इलाका है जो आपका गृह क्षेत्र भी है, और वो इलाके हैं जहां पिछले चुनाव में अगर देखें तो एनडीए गठबंधन को जबरदस्त कामयाबी मिली थी। पश्चिम चंपारण में 9 में से 8 सीटें एनडीए जीत गई, वैसे पूर्वी चंपारण में 12 में से 9 सीटें जीत गई, सीतामढ़ी में वैसे ही 8 में से 6 सीटें एनडीए। तो ये एक तरह, मधुबनी में 10 में से 8 सीटें एनडीए, ये उनके प्रभाव क्षेत्र वाले इलाके जहां कल वोटिंग है। तो एक मुकम्मल तस्वीर हम आपसे समझना चाहेंगे कि अब दूसरे दौर की वोटिंग के पहले जितना आपने देखा समझा, जितने लोगों से बात की, क्या तस्वीर बनती दिखती है? अजीत जी अनम्यूट करें। जैसे अभी हम लोग बात करें, हर क्षेत्र का जो है, हर क्षेत्र का अपना एक समीकरण है, उस समीकरण के हिसाब से वोट पड़े हैं, आपको पता है। और ये जो दूसरा चरण है, इसमें ऑलरेडी काफी लीड है। सिर्फ हम पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण या सीतामढ़ी शिवहर में नहीं, मधुबनी में भी आप एक शाहाबाद और मगध का इलाका थोड़ा सा छोड़ दें, और सीमांचल में भी बराबर की ही लड़ाई रही है। तभी 122 में से 70 सीटें, सीमांचल की 24 में से भी 12 सीटें एनडीए नहीं जीती पिछली बार भी। और अगर इंडिया ब्लॉक को ही देखें तो उनको सिर्फ 7 सीटें मिली, 5 सीट तो गई थी एमआईएम के खाते में, जो बाद में आरजेडी में गए 4 लोग। तो कायदे से सीमांचल की, जहां ये इंडिया महागठबंधन समझ रहा था बहुत बड़ा एडवांटेज होने की, वहां भी उनका एडवांटेज नहीं है। मतलब उस तरह से जो पिछली बार के हिसाब से अगर हम लोग बात कर रहे हैं, तो ओवरऑल सेकेंड फेज एनडीए का फेज मान रहे हैं, और ये तमाम लोग उस आधार पर आकलन कर रहे हैं। आपने देखा किस तरह से प्रधानमंत्री ने 65 वोल्ट के झटके की चर्चा की, तो ये मान के किया कि उसमें अगर हम लोग 59 से बढ़ा करके 6 बढ़ा रहे हैं, 65 कर रहे हैं, तो इस बार 70 को बढ़ा के 75 कर लेंगे, तो कंफर्टेबल मेजोरिटी के आसपास हम लोग आराम से हैं, कोई उसमें दिक्कत की बात नहीं है। तो यही मान करके किया कि ये सारण का क्षेत्र हो या तिरहुत का क्षेत्र हो, मिथिला का हो, ये उनका अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड है, और थोड़ा बहुत गेंद शाहाबाद और मगध के इलाके में कर लें तो बात बन जाएगी। लेकिन इस बार इस तरह की स्थिति नहीं है। हो सकता है नतीजे हम नहीं बता रहे हैं कि अंत में जाते जाते क्या लोकल डिसकंटेनमेंट बूथ तक जाते जाते ठीक हो जाता है, तो वो अलग बात है। उसके पहले आप देखें, हम पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण की बात करें, शिवहर सीतामढ़ी के पहले, तो वहां भी आपको हर सीट पर बहुत ही टफ कंटेस्ट दिखाई देगा। कई सीटों पर हमको दिखाई दे रहा है कि चूंकि प्रशांत किशोर ने अपनी पदयात्रा शुरू की थी इसी इलाके से, पश्चिमी चंपारण से उन्होंने यात्रा शुरू की थी, तो इस इलाके में उनके साथ लोगों का थोड़ा जुड़ाव ज्यादा है, या पहले से लोग जान रहे हैं, इस वजह से उनकी पॉलिटिक्स को भी समझ रहे हैं, उनके प्रति एक समर्थन कई सीटों में हमको दिख रहा है। और कई उम्मीदवार उन्होंने ऐसे चुने हैं जो कहीं कहीं बीजेपी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, कहीं आरजेडी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कई सीटों पर उनके इस तरह के उम्मीदवार हैं। तो हर सीट पर लगभग कई सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार हैं, जिनकी वजह से लड़ाई उलझ लग रहा है कि कंटेस्ट कांटे का हो गया। कई सीटों पर, वहां एक सीट पश्चिमी चंपारण में दोस्ताना फ्रेंडली फाइट वाली भी है, महागठबंधन की जो नरकटियागंज की सीट है, बहुत दिलचस्प लड़ाई हो रही है उस सीट पर। कांग्रेस के भी शाश्वत केदार लड़ रहे हैं, केदार पांडे के पोते हैं, और संजय पांडे दूसरी बीजेपी से भी ब्राह्मण उम्मीदवार है, और वहां दीपक यादव को खड़ा कर दिया है तेजस्वी यादव ने। तो ब्राह्मण के वोट कटें तो यादव मुसलमान का वोट आ जाए तो वो चुनाव जीत जाए। ये ऐसी सीट है जो बीजेपी की सीट है। ये पूरे पश्चिमी चंपारण की जो 8 सीटें हैं उसमें एक सिक्टा छोड़ दीजिए, बाकी 7 सीटें बीजेपी की हैं। तो उसमें एक नरकटियागंज सीट है जहां इस तरह का समीकरण हो गया। तो इसकी वजह से आप सीट टू सीट देखेंगे, लड़ाई दिखाई देगी आपको। जैसे पूर्वी चंपारण की कई सीटें हैं, रक्सौल की सीट है जो जहां जहां प्रशांत किशोर के जो कैंडिडेट हैं, भुवन पटेल नाम है उनका, कुर्मी समाज से आते हैं, वो बीजेपी के कुशवाहा समाज के कैंडिडेट को डैमेज कर रहे हैं। वहां कांग्रेस का वैश्य उम्मीदवार है श्याम बिहारी प्रसाद, उनके बारे में लग रहा है कि वो चुनाव जीत सकते हैं, या उन्होंने ट्रायंगुलर फाइट वहां बना दिया है। इसी तरह से ये बीजेपी की जीती हुई सीटों पर हम खाली बात कर रहे हैं 2 जिलों के, पूर्वी चंपारण पश्चिमी चंपारण में।
इसी तरह से आप ढाका की सीट देखिए, ढाका में डॉक्टर एलबी प्रसाद कैंडिडेट हैं, तेली समाज से आते हैं, प्रशांत किशोर के, और वहां एमआईएम के कैंडिडेट हैं राणा रंजीत सिंह जो राजपूत हैं, और बगल की कॉन्स्टिट्यूएंसी मधुबन, वहां के विधायक के भाई हैं, मधुबन से राणा रणधीर विधायक हैं, बीजेपी के उनके भाई हैं, सगे भाई हैं, और एमआईएम के टिकट से लड़ रहे हैं। उस कॉन्स्टिट्यूएंसी की एक और खास बात यह है कि वहां जो विधायक है पवन जायसवाल बीजेपी के, उनका झगड़ा आनंद मोहन के साथ हुआ, जिसकी बड़ी चर्चा हुई। वहां वो लोकसभा क्षेत्र से शिवहर है, जहां से लवली आनंद एमपी हैं। तो राजपूत कह रहे हैं कि रंजीत सिंह के साथ जा सकते हैं। वैश्य का एक हिस्सा तेली का जो है वो एलबी प्रसाद के साथ जाने की बात कर रहा है। तो इस लड़ाई में हो सकता है कि पवन जायसवाल के लिए मुश्किल हो जाए। वहां मुस्लिम फैसल रहमान आरजेडी के कैंडिडेट हैं। इसी तरह की बात बगल में चिरैया कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जहां से जमसुराज ने राजपूत कैंडिडेट दिया है संजय सिंह को। अब वो पिछली बार लड़के 20-22 हजार वोट ले आए थे निर्दलीय, और लगातार ग्राउंड पर रहे हैं वो। तो वहां जनसुराज का कैंडिडेट हो सकता है कि जो वहां लालबाबू प्रसाद जो वैश्य उम्मीदवार हैं, इनके बीजेपी के सीटिंग एमएलए हैं, उनको डैमेज करें। तो ये ऐसी सीटें हैं हमारी, जैसे हम चिरैया की बात कर ली हमने, मोतिहारी सीट सबसे शहर की सीट है और बीजेपी की सबसे कोर सीट है मोतिहारी की। 20 साल से प्रमोद कुमार वैश्य समाज के हैं, एमएलए हैं। वहां आरजेडी ने वैश्य समाज के देवा गुप्ता को कैंडिडेट बनाया है, और वहां एक निर्दलीय दिव्यांशु भारद्वाज चुनाव लड़ रहे हैं, जो भूमिहार हैं और पटना स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट रहे हैं, निर्दलीय लड़के। बहुत लड़ाकू व्यक्ति हैं, बहुत जुझारू हैं, यंग है, 30 साल से कम उम्र है, 28-29 साल, वो लड़ रहे हैं। और वहां एक कायस्थ उम्मीदवार दिया है जनसुराज ने, डॉक्टर अतुल कुमार को, जो बहुत ही सम्मानित डॉक्टर हैं। तो अब कायस्थ का वोट थोड़ा बहुत भी कट जाए, भूमिहार का वोट दिव्यांशु काट लेते हैं, और आरजेडी का वैश्य कैंडिडेट है, तो उस सीट पर तो ऐसी घमासान लड़ाई है कि हम लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं। मोतिहारी शहर की सीट है ये। तो ऐसी तमाम सीटों के इक्वेशन अजीत जी आपको दिख जाएंगे इन 20 में से, जहां हर सीट पर लगेगा कि त्रिकोणात्मक लड़ाई हो रही है, और कोई कैंडिडेट किसी के बारे में जीतने की बात नहीं कर रहा है। तो अच्छा ये बताइए अजीत जी ये बताइए, जैसे आपने जितनी अभी जो विश्लेषण किया, इसमें सब में कास्ट है, राजपूत है, ब्राह्मण है, भूमिहार है, ये है वो, मतलब ये बात घूम फिर के आ गई ना, जो प्रशांत किशोर 2 साल से कह रहे थे जाति धर्म से ऊपर और रोजगार और पलायन के मुद्दे, मतलब चुनाव सिर्फ जातीय समीकरण को साध कर ही टिकट दिए गए और साध कर ही वोटर सोच रहा है। यही हो गया ना कि जाति के आधार पर ही सब चुनाव में फाइनल वोटिंग होनी, ये मान लें। बाकी मुद्दे कौन हैं ये मान लें। नहीं, बाकी मुद्दे भी उसी तरह से उनका रिजोनेंस है। कास्ट के अंदर भी नाराजगी जता रहे हैं। जो कास्ट, जिस कास्ट समीकरण के व्यक्ति से आप बात करिएगा, मान लीजिए कि आप किसी ईबीसी से बात करते हैं या लौकुश धान कोयरी कुर्मी धानुक से बात करते हैं, तो वो नाराजगी जताते जताते भी जब आप थोड़ी देर उससे बात करेंगे तो वो अल्टीमेटली इसी पर आ जाएगा कि नीतीश कुमार को वोट करेंगे, अगर वो नाराजगी जता भी रहा है तब भी। या यादव समाज का भी कोई बड़ा एस्पायरेशनल नौजवान है, कई नौजवान जुड़े हुए हैं प्रशांत किशोर के साथ, लगातार उनके साथ घूमते हैं, बात करिएगा तो अंत में आते आते वो फिर आरजेडी की बात करने लगेंगे कि वोट उसको देने की बात करने लगेंगे, या कैंडिडेट के कास्ट की बात करेंगे, और या फिर अपने जो टॉप लीडरशिप है उसके कास्ट की बात करेंगे। और किसी पार्टी ने, देखिए हम लोग पहले भी निजी चर्चा में आपसे बातचीत हुई है, हमने कहा है कि कभी कास्ट को छोड़ करके कोई भी व्यक्ति टिकट नहीं बांटता है, कास्ट इक्वेशन से बाहर जाकर के कोई टिकट नहीं बांटता है। प्रशांत किशोर के इंटरव्यू से पहले हमसे किसी ने पूछा था, एक अच्छी पत्रकार दिल्ली से गई थी, कि क्या सवाल कास्ट को लेकर के हम पूछे, वो कहते हैं कि कास्ट टूटा। हमने पूछा था कि उनसे 2 सीट या 4 सीट कहिएगा जहां उन्होंने टॉप 4 कास्ट को छोड़ करके किसी को टिकट दी है। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी जहां सबसे मजबूत जो 4 जातियां हैं उसके बाहर की किसी जाति को उन्होंने टिकट दिया है। ऐसी सीट जहां कोई जाति 2% है और उन्होंने उसको टिकट दिया है, तो आपको एक भी सीट नहीं मिलेगी। आपकी मजबूरी है हर पॉलिटिकल पार्टी की कि उस जो सोशल इक्वेशन है उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का आप उसी हिसाब से टिकट दें। तो हर पार्टी ने उसी हिसाब से दिया है कि हम इस जाति के साथ, और उनके साथ एक एडवांटेज है जो दूसरे लोगों के साथ नहीं है। वो एडवांटेज वो ये समझ रहे थे कि जो एस्पायरेशनल क्लास है, जो जिसको मान रहे हैं कि यूथ है, जेन जी है, और वो जो कास्ट न्यूट्रल हो सकता है, एस्पायरेशनल है, ये आइडियलिस्ट बुजुर्ग लोग हैं जो रिटायर हुए हैं और उनका एक आइडियलिस्टिक थिंकिंग है, आइडियोलॉजी की अपनी बात करते हैं, वो जो उबे हुए हैं 35 साल की राजनीति से, वो दे देंगे वोट। तो वो अंत तक आते आते वो चीजें हमको लगता है कि एकदम डाई डाउन हो गई। ऐसी चीजें टिकट के बंटवारे के समय हमने सुनी, हर जगह सुनी, लेकिन धीरे धीरे वो जाते जाते कास्ट के लाइन पर ही सारी चीजें आ गई, और उसी समीकरण के हिसाब से वोट हो रहा है। उससे ज्यादा जो वोट होगा, अब एक सवाल कि जो वोट हो रहा है, जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री मोदी की सभाओं में जिस तरह से उन्हें कट्टा, जंगल राज और ये सारा जिक्र किया, उसके बाद महिला सम्मान, महिला रोजगार और महिला रोजगार योजना का जिक्र, जैसे आज ही का अखबार है, देखिए ये आज का अखबार है जो सासाराम से प्रभात खबर है,
मैं जैसे अब ये देख रहा हूँ, ये अखबार में मोदी जी और नीतीश कुमार की ऐसे प्रमुखता से खबर छपी है और इसमें 1 करोड़ रोजगार की ये बात हो रही है और दोनों बराबरी पर मोदी और नीतीश कुमार की तस्वीर छपी है। कल का ये अखबार है, देखिए, इसमें जैसे नीतीश और मोदी की बराबरी पर ये तस्वीर छपी है, अगर दिख पा रही है। और मैं देख अगर रहे हैं। पिछला चुनाव देखूं 2020, तो मुझे याद है पटना में मैं था, बड़ी-बड़ी होर्डिंग, बड़े-बड़े बैनर प्रधानमंत्री के लगे थे, नीतीश कुमार गायब थे, बहुत जगह मैंने देखा और अपने वीडियो में तब भी जिक्र किया। अब ये चुनाव आते-आते ये बराबरी पर नीतीश कुमार और मोदी आ गए हैं, तो इसको कैसे देखते हैं? क्या नीतीश कुमार का ये 10,000 की स्कीम, नीतीश कुमार की सेहत को लेकर इतने सवाल, उसके बावजूद नीतीश कुमार के प्रति लोग कह रहे हैं कि उस कदर एंटी इनकम्बेंसी ना होना, 2020 में ज्यादा नाराजगी दिखती थी, कोविड, पलायन, माइग्रेंट जो वापस लौटे उनसे। तो ये इस बार की तस्वीर पिछले चुनाव से अलग कैसे है और ओवरऑल क्या दिखती है, ये सवाल मैं। देखिए, पहली बात तो आपने जो कहा प्रधानमंत्री का ये कट्टा और जंगल राज वाला नैरेटिव जो है, वो कहना है, इसलिए कहना है क्योंकि उनको इस बात की ग्राउंड से फीडबैक है कि लोग इससे कनेक्ट कर रहे हैं। आपने वो वीडियो भी देखा हो, कई लोगों के वीडियो देखे होंगे कि पूछ रहे हैं पत्रकार कि भाई कब तक आप जंगल राज बताइएगा, तो कह रहे हैं कि हम जब तक जिंदा रहेंगे तब तक बताएंगे। तो वो बताएंगे, लोग जब तक जिंदा है तब तक जंगल राज लोग बताएंगे। तो ये बात बीजेपी को पता है कि ये कहने से लाभ मिलेगा, हमको जंगल राज बताना चाहिए। और उसमें एक फर्क आप समझिए कि क्यों ये चीजें लोगों को कनेक्ट हो रहे हैं, लोग इस बात से क्यों इस बात को खतरा मान रहे हैं। आपने पुराने जो नेता हैं, जो आपराधिक छवि के थे या बाहुबली थे, उनको या उनके परिवार के लोगों को टिकट दिया, ज्यादा समस्या उसकी वजह से लोगों को नहीं हो रही है। हम नहीं देख रहे हैं कि ओसामा साहब की वजह से समस्या हो रही है, या भाई अनंत सिंह 5 बार के विधायक हैं, अगर इस बार भी लड़ रहे हैं तो वो कोई बाहुबल का चेहरा नहीं हो रहा है। लेकिन आपने आरजेडी ने फर्स्ट जनरेशन के 28 साल 30 साल के ऐसे लोगों को टिकट दिए हैं जिनके ऊपर 30-30 मुकदमे हैं, उनको देने की कोई मजबूरी नहीं थी। आप किसी नेता नहीं के नहीं नहीं, बेटे को सुनिए, ये कह के मतलब आप कह रहे हैं जो 30 साल से क्रिमिनल है और जो मोकामा इलाके का डॉन है, चलता है 40 गाड़ियों के साथ, उसमें हथियारबंद लोग चलते हैं जिससे थर-थर कांपते हैं निकलते समय, वो 40 साल 35 साल से चूंकि डॉन है, सजा याफ्ता मुजरिम है, 8-9 साल जेल में है, तो उनका अपराध कम हो गया। नया कोई है तो अपराध ज्यादा हो गए, तो ये परिभाषा कौन सी हो गई? नहीं, ये परिभाषा नहीं है। देखिए, अभी हमने हाँ, अनंत सिंह का नाम ले लिया, हमको अनंत सिंह का नाम नहीं लेना चाहिए, तो बात खत्म हो गई, अनंत सिंह को हाँ, छोड़ दीजिए। लेकिन आपने कहीं हाँ, सुना क्या कि धूमल सिंह को लेकर के कोई चर्चा है पूरे सारण के इलाके में कि धूमल सिंह बड़े बाहुबली रहे थे? कोई चर्चा नहीं है। हाँ। आपको नहीं, एकमा सीट हाँ, पर न आपको धूमल सिंह की चर्चा सुनाई देगी, न मांझी सीट पर रणधीर सिंह की चर्चा सुनाई देगी, प्रभुनाथ सिंह के बेटे हैं, न आपको केदारनाथ सिंह की चर्चा सुनाई देगी। ये नहीं, चर्चा नहीं हो रही है। मतलब चूंकि ये माना हुआ कि ये लोग एक पॉलिटिकल फैमिली हो गई और राजनीति में है, इतने वर्षों से ये लोग राजनीति कर रहे हैं। जब आप उसमें सामाजिक समीकरण को देख करके लगता है कि इनको टिकट दिया गया, लेकिन जब आप जिसकी एकदम नए आदमी को लेके आते हैं, पहली बार चुनाव में आया और उसका नेम एंड फेम इसी से बना है कि वो क्रिमिनल है, उसके ऊपर मुकदमे हैं या उसने बहुत पैसा कमाया है, तो उसको उसकी वजह से लोग ज्यादा सवाल पूछते हैं कि भाई इनको देने की क्या मजबूरी थी। हम ये सिर्फ ये कह रहे थे, अनंत सिंह को छोड़ दीजिए और दूसरे और कई चलिए लोगों वापस को लौटते हैं, ठीक है। देखिए, बाहुबली हम दोनों तरफ है, इसमें कोई शक नहीं। इधर रीतलाल यादव है, उधर अनंत सिंह है, इधर हुलास पांडे है, तो वहां पर और है। उसकी हाँ, बात उन लोगों की बात हाँ, नहीं कर रहे हैं जो 30 साल से 35 साल से राजनीति कर रहे हैं। हाँ, तो एक हाँ, तो इसकी वजह से हुआ कनेक्ट, और दूसरी जो नीतीश कुमार वाली आप बात कर रहे हैं, ये इस चुनाव में नीतीश कुमार के लिए जो गुडविल जनरेट हुआ है, वो इसके पहले हमने पिछले 10 साल में नहीं देखा था। 15 के चुनाव में भी नहीं था, 10 के चुनाव में जरूर था, 15 और 20 के चुनाव में भी नीतीश कुमार को लेकर के इस तरह का गुडविल जनरेट नहीं हुआ था। एक तो सहानुभूति भी हुई, जो उनका मजाक उड़ाया गया उनकी सेहत को लेकर के, और हमको ध्यान आ रहा है जब हम लोग गांधी मैदान में बात कर रहे थे और संतोष जी SIR वाले उसको कवर करके लौटे थे, तो इन्होंने बताया था कि भाई कहीं भी कहते थे कि उनकी तबीयत खराब है तो लोग इस बात पर कोई यकीन नहीं करता था। महिलाओं के लिए कोई इशू ही नहीं था कि उनकी तबीयत खराब है। आपने इस बात को लेकर के जितना इशू बना, और उन्होंने जो उसके बाद वेलफेयर की स्कीम शुरू की, खासतौर से वो जो सोशल सिक्योरिटी पेंशन है जो 400 का 1100 हुआ, तो और ये 10,000 रुपए गए, तो इनसे भी एक गुडविल जनरेट हुआ। उनकी सेहत का मामला एकदम ही गौण हो गया जिस दिन वो निकल के बाई रोड गए कैंपेन करने, और जिस दिन उन्होंने अपने सीट बंटवारे में अपने मर्जी से ये मैसेज हुआ कि उन्होंने अपनी मर्जी से सारे उम्मीदवार तय किए हैं, तो वो सारी चीजें खत्म हो गई। तो एक गुडविल जनरेट हुआ उनके प्रति। और एक जो 9% का गैर यादव OBC है और EBC में जो उनका
उनका एक कोर वोट है, या फिर महिलाओं का एक कोर कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसके लिए एक एड्रेस करना ये जरूरी हो गया कि प्रधानमंत्री के बराबर रख के दिखाएं। कल भी हमने सुना अमित शाह को कहते हुए कि कोई वैकेंसी नहीं है दिल्ली में, नीतीश कुमार का कोई विकल्प नहीं है, ये बात कल ही कहे। तो ये कहने की जरूरत इसलिए हो गई क्योंकि नीतीश कुमार की गुडविल पर इस बार राइट करना है भारतीय जनता पार्टी। तो अब क्लोज करते हैं आपसे, उसके बाद हम संतोष जी के पास जाएंगे। तो ओवरऑल आप क्या तस्वीर देख रहे हैं? अब तो लोग ये जानना चाहेंगे, ठीक है, ये सारे समीकरण, ये सारी बातें, महिला वोटर, 10,000 योजना, टिकट वितरण, महागठबंधन वर्सेस उसमें मुद्दों की टकरार, अब ओवरऑल तस्वीर आपके हिसाब से? देखिए अजीत जी, ये तीन पावरफुल फोर्सेज हैं बिहार में। अपने दम से नीतीश कुमार की जो लिमिटेशन है वो 16% का है। अपने दम पर आरजेडी का जो लिमिटेशन है वो 24-25% का है, उसको हम 28% ले जा सकते हैं। और अपने दम पर भारतीय जनता पार्टी का भी लिमिटेशन 24-25% का है। बीजेपी को आप उसका अपना एक बड़ा कोर आधार है जो ईबीसी में है, वैश्य में है और फॉरवर्ड में है, दलित में भी एक बेस है। तो इनमें से अपने दम से कोई भी पार्टी सरकार बनाने या बहुमत तक पहुंचने की स्थिति में कभी नहीं रही है। दो पार्टियां अगर मिलकर लड़ती हैं, आरजेडी जेडीयू लड़े तो स्पष्ट बहुमत है, जेडीयू बीजेपी लड़े तो स्पष्ट बहुमत है। तो जेडीयू बीजेपी लड़ रहे हैं तो पहले दिन से हमको एनडीए के बहुमत में कोई संदेह कभी नहीं दिख रहा था, क्योंकि दोनों का वोट अगर बहुत ही खराब होगा, इसके बावजूद 40% पर है। हम चिराग पासवान को हटा के बात कर रहे हैं, 39% वोट आया था दोनों को 2010 में। चिराग पासवान अलग लड़े थे, नीतीश कुमार वो लालू यादव के साथ थे उस समय, रामविलास पासवान, तो 39% वोट आया था दोनों को। ये दोनों का कोर वोट है, इससे नीचे जाने का, दोनों के इससे नीचे जाने की कोई संभावना नहीं रहती है। इस बार भी बहुत ही खराब होगा तो इससे नीचे जैसे पिछली बार चले गए थे, क्योंकि बीजेपी का एक वोट ट्रांसफर हुआ था चिराग पासवान को। अगर वो वोट मिल जाता पिछली बार नीतीश कुमार को, फिर 40% पर रहते ये लोग चिराग पासवान के बगैर। तो बिना चिराग पासवान के जेडीयू बीजेपी का वोट 40% से कम नहीं होता है। कांग्रेस के साथ मिलकर के भी आरजेडी का वोट 35% से ज्यादा नहीं होता है, 36% से। तो ये समीकरण अभी है कि किसी स्थिति में चिराग पासवान के जुड़ने के बाद 40+ है, 42-44% तक वोट एनडीए का है। एनडीए को बहुत ही स्पष्ट, हमको बहुमत पहले दिन से स्पष्ट बढ़त दिख रही है एनडीए। संतोष जी, एक सवाल उसके बाद आता है कि जैसे एक तो सीधे अर्थमेटिक जोड़ दिया कि बीजेपी और जेडीयू को मिला दे, जोड़ दे तो भी 37, 38, 40% हो सकता है। चिराग पिछली बार नहीं थे, इस बार चिराग साथ है, कुशवाहा नहीं थे, इस बार कुशवाहा साथ है। लेकिन आरजेडी की तरफ भी जुड़ा एक पान समाज पार्टी के जो आईपी गुप्ता है और दूसरे मुकेश सहनी जुड़े। अब सवाल उठता है कि सरकार उसी की बनेगी जो 1 मिनट क्लियर कर दे, ये अर्थमेटिक खाली 20 के चुनाव का नहीं बता रहे हैं। हाँ। हम स्ट्रेंथ बता रहे हैं तीनों पार्टियों की, जब से पार्टियों का गठन हुआ तब से स्ट्रेंथ बता रहे हैं। एक बार मैं वो समझना चाह रहा हूँ कि 5 साल में चीजें बदली क्यों नहीं, उसी को मैं आप पे भी आऊंगा। तो अब जैसे इधर मान लीजिए अब होगा ये कि जिसकी 40% से ज्यादा जो पार करेगा बैरियर, उसकी सरकार बनेगी। 41%, 42% जो भी जाएगा। 5 साल की सरकार रही नीतीश कुमार, ये 20 के बाद देख रहे हैं, सिर्फ 20 साल। 5 साल के बाद भी अर्थमेटिक अगर वही टिका रहता है, एक सीधे सिंपल कैलकुलेशन में दिखता है 42% या 41% या 40% पार, तो इसका मतलब कोई मुद्दे हावी या प्रभावी नहीं रहे, या आखिरी 2 महीने में कुछ करेक्शन हुआ, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड करता हूं। एक तो अलायंस वाला पार्ट और उसके बाद मैं आऊंगा गवर्नेंस नैरेटिव वाला पार्ट। अलायंस वाले पार्ट में चिराग और कुशवाहा की वापसी से 5% के एडवांटेज से स्टार्ट करते हैं। मान ली हम माइनस कर देते हैं, मुकेश सहनी उधर जाते हैं तो 7% हो जाता था, तो 5% के एक अरिथमेटिक से स्टार्ट करते हैं प्लस से। वो आईपी गुप्ता और भी को जोड़ते हैं। तो मुझे लगता है कि जो इस सीट वाइज में जो देख रहा हूं, जो एक तरह से पता करने की कोशिश कर रहा हूं कहां बढ़त है, कांग्रेस कंटिन्यूज टू बी द वीक लिंक्स ऑफ दैट अलायंस, महागठबंधन का। और एलजेपी आरबी के आने से म्यूचुअल वोट ट्रांसफर जेडीयू बीजेपी को बेनिफिट होगा, लेकिन चिराग को अपनी सीटों पर उतनी बढ़त मुझे नहीं लग रही है। चिराग को अपनी खुद की सीट जो चिराग की है उसमें बहुत ज्यादा नहीं कमा रहे हैं। 29 सीट लड़े, मैं 7, 8, 9 इस तरह के मैं देख रहा हूं कि उनको आ सकते हैं, मुझे नहीं लगता है। तो एक तरफ का वीक लिंक जो है वो कांग्रेस है, एक तरफ का वीक लिंक चिराग पासवान है। अब आते हैं छोटे छोटे फ्लेवर।
वीआईपी मोर और लेस ठीक ठाक करता नजर आया। हम भी इसका अपनी मतलब आप कह रहे हैं, एक सेकंड, इसका मतलब आप कह रहे हैं जैसे पिछली बार 70 सीटों पर कांग्रेस लड़कर 19 सीटें, हाँ 70 सीटों पर लड़कर 19 सीटें पाई। चिराग तो अलग लड़े तो चलो 132-33 लड़कर एक पाए। तो आप कांग्रेस को इस बार, हालांकि कांग्रेस ऐसे भी 61 सीट पर थी, फ्रेंडली फाइट वगैरह माइनस करें तो 52, 51, 53 पे वो होगी। तो आप कह रहे हैं कि कांग्रेस बहुत कम हो सकती है इस बार। कांग्रेस 19 तो जीतती हुई नजर नहीं आ रही मुझे, उससे 19 तो बहुत होगी, कम नजर आ 19 तो ऐसे भी पिछली बार से सीट भी कम हो गई कांग्रेस की, लेकिन हाँ ठीक है, मैंने 61 फिर भी आप 61 लड़ रहे हैं, आपने इतना इन्वेस्ट किया था, आपका बढ़ना चाहिए था ना, वो नहीं आ रहा। और इस बार एक और मैंने ऑब्जर्व किया, सीपीआई एमएल भी ग्रो करते हुए नजर नहीं आ रही है उस हिसाब से जितना करना चाहिए था। जेब लेफ्ट का जो ग्रोथ हुआ था वो भी, सीटें मिली थी, हाँ वो भी चिराग और ये फैक्टर के कुशवाहा फैक्टर कारण सा। और एक जो सोशल वाला कंप्लीट कर लेता हूं मैं, कुशवाहा वोट्स का जो डिसइंटीग्रेशन एलियनेशन हुआ था लोकसभा में, वो एनडीए की तरफ मैं रिवर्सल देख रहा हूं टू ए लार्ज एक्सटेंट, डिफरेंट अक्रॉस द बॉर्डर। हालांकि डिस्पाइट द फैक्ट कि इन्होंने बहुत जगह कुशवाहा कैंडिडेट बहुत जगह दिए हैं, या आरजेडी ने भी दिए, महागठबंधन ने दिए हैं, वहां स्प्लिट है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने कुशवाहा दे दिया तो लॉक स्टॉक एंड बैरल 80% आपकी तरफ शिफ्ट कर रहा है, वो भी अपना डिस्क्रेशन यूज कर रहा है। तो सोशल कॉम्बिनेशन के मामले में मैं अजीत जी से सहमत हूं पूरी तरह से। वो कहीं न कहीं एज दे रहा है एनडीए को इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। कितना होगा, 1% होगा, 2% होगा, आई डोंट नो, वो उसके बारे में उसका कन्वर्जन क्या होगा। ये मेरा इंपुट है। मुझे वेरी सरप्राइजिंगली आईआईपी गुप्ता अच्छे करते नजर आ रहे हैं। अगर वो सहरसा जीत जाएं, जमालपुर जीत जाएं, तो वी शुड नॉट बी सरप्राइज। ये 3 में से 2 सीटों पर मुझे आया कि ये पूरे कंटेस्ट में, और सहरसा में मुझे मोर देन एक आदमी ने कहा, लोकल रिपोर्टर्स और लोगों ने, कि सहरसा सीट आईआईपी गुप्ता निकाल रहे हैं। तो ये एक बड़ी बात होगी। वीआईपी का मार्जिनल शो है, राष्ट्रीय लोक मोर्चा शो है, बहुत नॉट नथिंग ग्रेट, बट दे आर एडिंग अप टू एनडीए। तो ये सोशल पार्ट में है। गवर्नेंस वाले पार्ट में, नैरेटिव वाले पार्ट में, इस चुनाव के नीतीश कुमार सबसे बड़े फेस है। नीतीश कुमार इन मच बेटर हेल्थ लास्ट टाइम was considered a baggage or liability, in much worse health this time is considered an asset. इस चुनाव पूरे मुझको भी लग रहा था शुरू में कि इसमें इस बार जो फेस होंगे, जो आप बोल रहे थे, प्राइम मिनिस्टर वुड बी द फेस ऑफ द अलायंस। नो, प्राइम मिनिस्टर की साथ में चर्चा होती थी, नीतीश जी के बाद नीतीश और मोदी जी दोनों को नाम पर देंगे। आपने भी बहुत सारे आपके प्रश्न पूछे तो मैंने देखा आपको ये जवाब मिला था। वो मोदी जी का नाम पहले नहीं बोल रहे हैं, नीतीश एंड मोदी दोनों के नाम पर देंगे। ये बहुत बड़ा शिफ्ट है। ये तब होता है जब एक लंबे समय तक पॉलिटिक्स करते हैं, आपकी पॉलिटिकल फिक्स डिपॉजिट यहां हुई सैचुरेशन पॉइंट पर, उसका फ्रक्टिफिकेशन आपको देख रहा है, तो तब लगता है कि ये आदमी कितना टॉल लीडर है अभी भी, इस स्वास्थ्य के बावजूद भी। और मैं जैसे शुरू से बोलता रहा हूं, जिसके कारण मुझे एक ट्रॉल भी करता है कि आप फैन बॉय हो गए आजकल नीतीश कुमार के। कोई बात नहीं है, आप जब तुलना करेंगे तो आप नीतीश लालू की तुलना करेंगे। नीतीश जी ने इंडस्ट्री ने लाया, मैंने 12 स्कैम उनके राज्य के किए, ये सब नहीं बताने के लिए नहीं है, मुझे है तुलना करना है कि चुनाव में किसकी तुलना करनी है, तो तुलना उन्हीं दोनों की होगी। तो नीतीश कुमार का पॉलिटिकल कैपिटल इसमें मुझे बड़ा नजर आया। और जो लास्ट में जो एक ट्रिगर पॉइंट होता है, जैसे सोशल सिक्योरिटी पेंशन, 125 मेगावाट फ्री पावर, और जो 10,000 स्कीम हम लोग जिसकी काफी चर्चा किए हैं, जो बेगूसराय से हम लोगों ने साथ देखा, आपने लंबा वीडियो किया था, महिलाएं नजर आ रही थी। उलट तेजस्वी की सभाओं मुझे महिलाएं नहीं दिखी। मैं गया कल रामगढ़ में गया, उनका कैंपेन 16 सभाएं थी उनकी, तो कैंपेन ट्रेल किया, पाला वहीं था, एकदम नदारत। मुश्किल से 150, 200, 500 हो जाए, इतनी काफी है। ये मुझे बहुत जो वोमेन वोटर्स का जो सर्ज है, वो उसका लार्ज परसेंटेज मुझे देखा नीतीश कुमार के प्रति है। यूथ डिवाइडेड है, यूथ जीएसपी बोल रहा है, यूथ तेजस्वी बोल रहा है, और ऑफ कोर्स एनडीए बोल रहा है। उसमें यूथ में डिसइंचार्टमेंट मुझे देखा। बहुत लोगों ने ऐसे कहा कि हमने लाठियां खाई है बीपीएससी में, मेरे दोस्तों ने खाई है, तो हम तो नीतीश कुमार को वोट देने नहीं जा रहे हैं। तो वो ये है। तेजस्वी ने नैरेटिव के टर्म से जिसे 10 लाख नौकरी का जितना रिजोनेंस लास्ट टाइम था, इस बार उन्होंने जितनी बातें कही, जो कि वो कहते थे कि माँ बहन योजना में 2,500 देंगे, तो बड़ा दिखाने के लिए वो साल भर में जो 30,000 देंगे, अब ये कहना शुरू किया लास्ट की कुछ सभाओं से कि हम एक मुश्त दे देंगे।
मकर संक्रांति के दिन। तो वो दिखाता है कि जो एक काउंटर डोल्स वर्सेस काउंटर डोल्स की पॉलिटिक्स में करने की बात करें और उसका रिजोनेंस नहीं है कि हर एक परिवार को नौकरी देंगे। इस पे हम काफी चर्चा कर चुके हैं। आपने भी सवाल पूछा तेजस्वी जी से, आपको भी बहुत कन्विंसिंग जवाब नहीं मिला। तो तेजस्वी इन टर्म्स ऑफ नैरेटिव इस बार सफल नहीं हुआ है। तेजस्वी हैज ए ग्रोन एज ए लीडर बट नॉट एज ए पार्टी। ये मेरा एक सेंस लगा इस पूरे चुनाव में। तो मुझे लग रहा है कि ऑफ कोर्स सोशल कम्बिनेशन के कारण से, डिफरेंट रीजन्स के डिफरेंट बिहेवियर कारण से ये बैटल क्लोज जरूर एकदम लग रहा है, लेकिन सब मिला जुला के जब हम कंक्लूड करते हैं फाइनली तुमको रिजल्ट देना है, उसमें मैं फिर से स्टिक करूंगा। मैं गलत हो गया तो हो गया, अब मैं रिस्क लेना चाहूंगा। मुझे एनडीए को सिंपल मेजॉरिटी प्राप्त करते हुए मुझे कुछ दिक्कत नहीं दिख रही है मुझे। अच्छा, अब एक सवाल है कि अगर आप कह रहे हैं एनडीए को मेजॉरिटी प्राप्त करते हुए दिख रहा है, तो इसमें क्या कोर इशू रहा जो 3 महीने 4 महीने पहले और इस 3 महीने में बदल गया? एक तो विमेन की बात सब कर रहे हैं कि 10,000 स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट रहा। मैंने भी कहा कि 10,000 स्कीम का असर महिलाओं में अक्रॉस ऑल कास्ट दिखता है। ठीक है, कुछ जो तेजस्वी के वोट बैंक, जातीय वोट बैंक या मुस्लिम महिलाओं में हो सकता है कम हो जाए, लेकिन तो इसके अलावा क्या वही एक गेम चेंजर हुआ, या और सारे सवाल जो प्रधानमंत्री मोदी, कट्टा सरकार या अमित शाह कुछ और उसी तरह के लगातार हमलावर तेजस्वी और उनके पारिवारिक सियासी अतीत पर है, क्या वो फैक्टर रहा? ऑफकोर्स देखिए, लाभार्थी योजना का तो लाभ मिलता ही है, वो तो एक एनडीए का एक ट्राइड एंड टेस्टेड एक्सपेरिमेंट है, वो सफल रहा है। लाभार्थी योजनाओं का एकदम डायरेक्ट लाभ है, जो एक गुड गवर्नेंस वर्सेस बैड गवर्नेंस का जो एक पैराडाइम है। मैं बराबर कहता हूं कि लालू प्रसाद जी के राज के 2 इंपोर्ट हैं। एक इंपोर्ट है उनका एम्पावरमेंट का, गरीब गुरबों की आवाज देना, खाट देना, और दूसरा जो 97 के बाद जो हरास होता है, जो एक चेन ऑफ मैसेकर्स होते हैं, लॉलेसनेस होता है, जिसको जंगल राज कहते हैं, वो जंगल राज वाले नैरेटिव तो ऑफकोर्स अपोजिशन प्ले करेगा, निगेटिव उसको प्ले अप करेगा। तो उस नैरेटिव को मैंने बीजेपी, सीनियर बीजेपी नेता से पूछा कि आप लोग बार बार अपना कंपैरिजन खुद से क्यों नहीं करते कि आपने 2005 से 10 बिजली सड़क पानी ही करते रहे, कहां इंडस्ट्री कुछ नहीं ले पाए, क्यों नहीं बात करते हैं? हम क्यों बात करेंगे, आप लोग बात कीजिए, हम तो अपनी तुलना करेंगे पिछले से। तो हमारी मित्र है मारिया शकील ने कहा कि ये इलेक्शन 2 मेमोरी का इलेक्शन है, लालू जी की मेमोरी का इलेक्शन, नीतीश जी की मेमोरी का इलेक्शन, जो बेटर मेमोरी है उसके लिए लोग वोट दे रहे हैं। यू गॉट द आंसर। तो मैं अभी लास्ट 3 महीने में जो आपने कहा कि डोल्स की जो पॉलिटिक्स है वो रिटेंशन वोट के लिए था, कि चाहे 4 टाइम की एंटी इनकम्बेंसी है, इसको कम से कम कंसोलिडेट हो ना हो उसको रिटेन करो, इसको जाने मत दो। तो वो रिटेंशन करने में सफल हो गई, और इमीडिएट आपको जो कुछ मिलता है 10,000 रुपया आपको तुरंत मिलेगा, जो तुरंत मिलता है उसका प्रभाव जरूर रहता है। चाहे उन्होंने पटाखे खरीदे, कपड़े खरीदे, कि सिलाई मशीन खरीदा, कि बकरी खरीदी, बहुत तरह के आंसर मिले हमको फील्ड में कि हमने ये किया वो किया। ये भी कहा नहीं मिल रहे थे की होते देते नीतीश कुमार। तो ये जो एक ट्रस्ट फैक्टर है, और उनकी स्वास्थ्य की चर्चा में हम लोगों को सुनना पड़ता है कि आप ही लोग फैलाए हुए हैं कि स्वास्थ्य खराब है। ठीक है, तो है ये। और अब देखिए तेजस्वी की पीड़ा मुझे कल नजर आई, मतलब वहां मैंने देखा कि किस तरह से बात कर रहे थे कि हमको लोग जो है 37 साल के नौजवान को सारे लोग गैंगअप कर रहे हैं, एक तरह से मिल के बोल रहे हैं, यूनाइट होकर के, चाहे प्राइम मिनिस्टर उनके मंत्री, चीफ मिनिस्टर उनके मंत्री, और ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इलेक्शन कमीशन तक का नाम लिया कि सब, कल वो उनका जन्मदिन था कि भाई 36 साल पूरा करके 37 में प्रवेश करते हैं, कि सब लोग। तो वो कहीं ना कहीं दिखाता है कि उनको ये इलेक्शन उनके लिए कितना उनको डिफिकल्ट लग रहा है। समवेयर ही सीज इट कमिंग। अब क्या होगा, अगर अंदर के डायनामिक्स में एक राइडर हम लोगों को ओपन जरूर रखना चाहिए, ताकि हम गलत भी हो जाए तो माफी मांग लें आप ही चैनल पर आके, भाई वी वर प्रूव्ड रॉन्ग। एक सवाल जैसे जातीय राजनीति, जातीय समीकरण का जब इतना जिक्र किया, पहले आपसे जवाब लेता हूं, अजीत जी के पास जाऊंगा। जैसे मैं देख रहा हूं 2 चीज है इसमें कि राजद आरजेडी के उम्मीदवारों की बात करें तो पिछली बार की तुलना में जैसे आरजेडी ने थोड़ा करेक्शन किया, जैसे भूमिहार को पिछली बार आरजेडी ने 1 सीट दी, इस बार 6 दिया। यादव को आरजेडी ने पिछली बार 58 सीटें दी थी, इस बार 51 दिया, मतलब यादव की सीटें पिछली बार की तुलना में 7 कम की। उस तरह से कोयरी को पिछली बार 8 सीट दी थी, इस बार 16 सीटें दी। तो ये ईबीसी को पिछली बार
तेजस्वी की पार्टी ने 26 सीटें दी, इस बार 11 दी, लेकिन वैश्य की सीटें 2 से 10 कर दी, मतलब वैश्य की सीटें बढ़ा दी। दलित में सीटें बढ़ा दी, 16 पिछली बार, इस बार 19। तो ये जातीय समीकरण को थोड़ा साधने के लिए एक तरह से कैलकुलेटेड ढंग से कुछ जातियों के वोट, जिसमें यादव है, की सीट कम की, कुछ की बढ़ाई। यूपी में आपको ध्यान होगा कि लोकसभा में कैसे पीडीए करके अखिलेश ने सीटों के समीकरण उम्मीदवार चुनते समय किए और उसका एक नतीजा दिखा। क्या बिहार में ये करने की कोशिश की तेजस्वी ने, क्या ये काम करता नहीं दिख रहा है? कुछ अपर कास्ट को जोड़ने की कोशिश की, दलित की सीट बढ़ाई, जैसा कि मैंने कहा कोयरी की सीट 2 गुना कर दी कुशवाहा की। एकदम ऐसा नहीं काम नहीं कर रहा है। बहुत जगह जो कंटेस्ट में है, अब जैसे उन्होंने कुशवाहा कैंडिडेट मान लीजिए दे दिया, वहां स्प्लिट हो रहा है। वैसे दे दिया, वैसे का स्प्लिट हो रहा है। जैसे कि तारापुर में आरजेडी ने अरुण साह को दिया है सम्राट चौधरी के अगेंस्ट में, तो एक लार्ज सेगमेंट ऑफ वोट लाते हैं। तो ऐसा नहीं कि ये काम नहीं कर रहा है, लेकिन अगर यही सब काम कर रहा होता तो 2010 में 206 सीटें कैसे आती? इन सब के ऊपर भी तो कुछ है, एक ओवरराइडिंग फैक्टर जो एक पे एक थ्रेड कनेक्ट करती है। इन सब के ऊपर है, मतलब कि गुड बेटर गवर्नेंस कौन दे रहा है, सेंस ऑफ सिक्योरिटी किसके राज में है। जब हमको ये कहता है कि हमको हरा गमछा नहीं चाहिए, व्हाट डू दे मीन? मतलब नो ऑफेंस टू एनीवन, तो वो कह रहे हैं कि मैं सेंस ऑफ एलिनेशन दिखता है कि भाई हम उनके साथ क्लबिंग नहीं करते हैं। आप 2015 में जिस प्रकार उनका कंसोलिडेशन हुआ, दो बड़े ओबीसी कास्ट के यादव का लवकुश का समुदाय कर लें, जो त्रिवेणी संघ के पार्ट हैं, वो इसलिए था कि दो टॉलेस्ट 2 लीडर एक साथ में आए थे। उसके बाद आपको बिरले हेयर एंड देयर आपको एग्जांपल्स मिलेंगे कि पास्ट में वो लोग साथ में आए। तो वो जो एक सेंस ऑफ वो जो दूरी करता है वो फैक्टर होता है। लेकिन हाँ, ये सोशल इंजीनियरिंग करने से जरूर करता है। वो जो A to Z की तेजस्वी बात करते हैं, वो प्रयास कर रहे हैं उल्टे। बल्कि आप ये बोलिए कि जो बीजेपी ने बहुत ज्यादा जो अपर कास्ट को वोट दिए हैं, वो निगेटिव उनकी जा रहा है बहुत जगह। वो दे आर ऑल्सो ओवर डूइंग इट। तो ये इतने लोकल सही बोल रहे थे अजीत जी कि 243 में 243 फैक्टर एक तरह से हो जाएगा। इतने एक जगह इतने पार्टी के बागी हैं, इंडिपेंडेंट हैं, जिन्हें 18 बांका के कंस्टिट्यूंसी में कौशल सिंह है, 18,000 एज इंडिपेंडेंट लाए, इस बार जनसुराज के कैंडिडेट हैं। वो अगर उतना भी ले आए तो रामनारायण मंडल आ जाएंगे वो वहां। मेरे कमाल का चीज हो रहा है। गिरिधारी यादव के बेटे लड़ रहे हैं, बेलहर में हैं, जेडीयू के प्रचार कर रहे हैं बेटा के लिए। अजय मंडल भागलपुर में यहाँ के हैं, प्रचार कर रहे हैं विपक्ष के लिए, उनका कोई रिलेटिव है। बहुत जगह ये फोन आया कि भाई एलजेपी के एक्स के रिलेटिव हैं, तो बॉस का फोन आया है कि ना जदयू को सपोर्ट मत करो। माई और मतलब मुझे लगता है कि फील्ड में घूमने के बाद इतने तरह के आ करके लगते हैं मधुमक्खी के छत्ते की तरह कि कैसे डेसिफर करें। बट फिर घुमा फिरा के हम दिमाग स्थिर करके देखते हैं कि 4-5 मोटी बातें क्या है, जिसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। गुड गवर्नेंस वर्सेस बैड गवर्नेंस, ट्रस्ट वर्सेस ट्रस्ट डेफिसिट, एंड बेटर सोशल कम्युनिकेशन, बेटर फेस। तो ये सब, और प्रशांत किशोर की नैरेटिव का उतना नहीं चलना। अगर वो त्रिकोण बना पाते तो आज हम ये निर्णय लेने की स्थिति में नहीं होते। उनके ग्राउंड में वो एक नए प्लेयर के रूप में आए, उन्होंने अपना, उनको इस चुनाव से उनको जामन मिला है। उनको दूध और दही का इंतजाम बाद में करना पड़ेगा। इस चुनाव से उनको जरूर टेक अवे है, जो कुछ मिला है इससे यहाँ से बिल्डअप कर सकते हैं जी। चलिए आखिरी सवाल अजीत द्विवेदी, 2 सवाल। एक तो प्रशांत किशोर के लिए, जैसे संतोष जी ने कहा, उनको जमाने के लिए जोरन, हम लोग बेगूसराय में बोलते हैं कि जोरन मिला, दूध का इंतजाम करना है। भाई जोरन लेके क्या करेंगे? अगर दूध नहीं होगा तो दही जमेगी कैसे? जोरन लेके आप कुछ कर नहीं सकते। तो आप इसको कैसे देखते हैं? और दूसरा सवाल वही कि जैसे एक थ्योरी ये लगातार दी जा रही है कि जेडीयू के बहुत सारे इलाके में लोग, वोटर या कुर्मी समाज के लोग, नीतीश के सजातीय लोग नाराज हैं कि उनको जिस तरह से चुनाव के बाद होंगे नहीं होंगे उसको लेकर संशय क्रिएट किया गया अमित शाह के बयान से। तो ऐसा एक आकलन कुछ लोग करते हैं कि कुछ सीट पर जेडीयू के वोट बीजेपी को पूरी तरह से ट्रांसफर नहीं होंगे। तो दोनों सवाल है, पहला प्रशांत किशोर, दूसरा ही जेडीयू वाला, फिर खत्म करेंगे। देखिए, वो तो ठीक बात है, प्रशांत किशोर का नैरेटिव चला, उन्होंने उनके जो मुद्दे उठाए, उन्होंने उस पर खूब चर्चा हुई। आज हम लोग अभी भी जो हम लोग कई सीटों पर कंटेस्ट देख रहे हैं या जिनका जवाब देना पड़ा या बहुत मैनेज करना पड़ा भारतीय जनता पार्टी को, चूंकि वो ज्यादा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को पहुंचाते दिख रहे हैं, तो उसका कारण यही था कि उनका इशू चल रहा था और उन्होंने भी सोशल कम्युनिकेशन के हिसाब से कैंडिडेट दिए थे, वो वोट काट करके नुकसान पहुंचाने की स्थिति में थे।
और जहां तक वोट परसेंटेज की बात है, तो हमको लगता है कि उनको, अगर वो सचमुच जैसा वो कहते हैं कि हम एक काम में कम से कम 10 साल जरूर रुकते हैं, उन्होंने हमारे साथ बातचीत में उन्होंने कहा था कि हम यूएन में भी 10 साल रहे और 10 साल के बाद ही हमने छोड़ा, फिर हम 10 साल रहे पॉलिटिकल मैनेजमेंट के काम में, फिर 10 साल में छोड़ा, अब हम कम से कम 10 साल तो राजनीति में हम रहेंगे। तो अगला 5 साल तो निश्चित रूप से कह रहे हैं कि हम रहेंगे 2032 तक, तो हम ही, हमने 22 में शुरू किया है, तो 2032 तक हम है। तो अगर 32 तक वो टिकते हैं और इसी उत्साह के साथ टिकते हैं, मतलब ये नहीं कि बस अब जैसे पुष्पम प्रिया चौधरी पहली बार ज्यादा उत्साह में लड़ी थी, दूसरी बार एकदम एकदम वो उनका कोई वो नहीं रहा, उन्होंने 5 साल कोई काम वाम नहीं किया, फिर चुनाव लड़ने आए, उस तरह से नहीं। अगर टिकते हैं वो 5 साल, तो उनको इस बार सचमुच इतना इतना फुटहोल्ड मिल जाएगा, इतना आधार मिल जाएगा और इतना डाइवर्स होगा वो आधार, मतलब ये नहीं कि सिर्फ एक इलाके में होगा, उनको पूरे प्रदेश में ऐसा फुटहोल्ड मिल जाएगा जिस पर खड़े होकर के वो आगे की राजनीति कर सकते हैं और वैकेंसी उनके लिए। वो फुटहोल्ड कहाँ, कितना, मतलब 2, 4, 5 सीटों वाला फुटहोल्ड या 6, 7, 8, 9, 5% वोट शेयर वाला सीट होल्ड? दोनों हो सकता है। देखिए, वो 8-10 सीटें पहले संतोष जी कह चुके हैं, हम उसको दोहराना नहीं चाह रहे थे। 8-10 सीटें ऐसी हैं जिन सीटों पर उनका कैंडिडेट बढ़िया लड़ रहा है, अच्छा लड़ रहा है और ट्रायंगुलर फाइट में जीत भी सकता है, नहीं भी जीत सकता, हो सकता है तीसरे स्थान पर चला जाए या दूसरे स्थान पर है। जो कि हाट की सीट है, उसमें सीतामढ़ी में बेलसंड की सीट है, उसमें बाजपट्टी की सीट है, उसमें करगहर की सीट है, उसमें हालांकि कुम्हरार की तो हमको बाद में रिपोर्ट मिली कि वो उस तरह की सीट नहीं है, लेकिन बक्सर की सीट है। ऐसी कई सीटें हैं जहां उनका कैंडिडेट लड़ाई में होगा। ट्रायंगुलर फाइट बनाया में तो हुआ, लोग, मैं सासाराम में बोल रहे हूँ कि 1-2 में तो बिल्कुल नहीं है, वो तीसरे चौथे की लड़ाई है उनकी। तीसरे में होंगे, मतलब हम ट्रायंगुलर फाइट की बात हाँ, बता रहे हैं, जहां उन्होंने 8-10 सीटों पर बनाई है, उसमें कोई जीत जाए तो वो कोई उसमें हैरानी हाँ, नहीं होगी, जीत जाए हाँ, तो। और जहां तक वोट परसेंटेज की बात है, देखिए अजीत जी, 243 सीटें वो लड़ रहे हैं, तो 243 सीटों पर अगर 50 सीट पर भी उनका कैंडिडेट अच्छा लड़ जाए, आपको 10% वोट का टोटल अगर वोट पड़ते हैं 4.5 करोड़, तो 4.5 करोड़ में से आपको 45 लाख वोट आ जाए तो 10% वोट हो गए। तो 10% वोट के लिए अगर आपको उतना 40-45 लाख वोट लेना होगा 10% के लिए, तो हमको लगता है 10 नहीं आए तब भी एक ठीक ठाक सम्मानजनक वोट उनको आएगा। 6%, 8%, 9% वोट उनको ठीक ठाक आएगा, जो इन दोनों में गठबंधनों में से भी थोड़ा बहुत आएगा और बाकी अन्य का एक वोट होगा जो उनके पास आएगा अन्य के हिस्से से निकल के। चूंकि एक एक जैसे बताया ना, बांका के, जी आप फ्री होना चाहे, शायद आपके मेहमान आए, बस ये सवाल मैं इनसे पूरा करूंगा, चाहे तो आप फ्री हो सकते हैं। बांका में हो या हम जिन पहले सीटों पर बताए उन सीटों पर हो, उनको 10% वोट, आप अगर घूम रहे हैं औरंगाबाद, जाके ओबरा में देखिएगा कि सुधीर शर्मा को कितना वोट आ रहा है। तो ये कुछ सीटें, कुछ कैंडिडेट उनके वोट ले आ देंगे जिससे उनको सम्मानजनक वोट आ जाएगा और वो पूरे बिहार में होगा। एक बात तो ये है कि वो उनको आउटराइटली हम लोग रिजेक्ट अभी नहीं कर सकते हैं, अभी हम नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात आपने कही, बात जेडीयू की नाराजगी या जेडीयू काडर की या नीतीश के सजातीय वोटर, लोजपा जेडीयू की वो कहा ना कि बीजेपी और मतलब जेडीयू के वर्कर्स को लेकर के एक तरह की ये बात फैल रही है कि उनके लोग, वो लोग बीजेपी और लोक जनशक्ति पार्टी को वोट नहीं देना चाह रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, क्योंकि पिछली बार इन दो पार्टियों से उनको झटका लगा था, धोखा हुआ था, और दूसरी अभी इस बार उनको मुख्यमंत्री का दावेदार नहीं घोषित किया गया है। ये बात कुछ हद तक ठीक है, लेकिन वो वोट वहीं जा रहे हैं जहां उस कॉम्बिनेशन का कैंडिडेट दिख रहा है। मतलब जो पहले एक बार संतोष जी से भी बात की ना आपने पहले सवाल में, कि जो जाति का जो आपने उम्मीदवार उतारे हैं, ज्यादा भूमिहार या कोयरी, उसका क्या लाभ है? उसका यही लाभ है कि वहां पर आपको वोट उन जातियों का मिल जा रहा है, ऐसे खासतौर से ऐसी सीटों पर जहां जेडीयू का उम्मीदवार नहीं है। ये वोट इसलिए मिल जा रहा है क्योंकि उसका कारण यह है कि रिप्रेजेंटेशन की पॉलिटिक्स अभी बहुत महत्वपूर्ण हो गई है बिहार में, बड़ी मजबूत हो गई, महत्वपूर्ण के बहुत मजबूत हो गई रिप्रेजेंटेशन की पॉलिटिक्स। हर कास्ट अपना रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने के लिए पहली प्राथमिकता से वोट दे रहा है। तो जहां भूमिहार का कैंडिडेट है, चाहे किसी भी जाति का हो, हमने देखा ये बैठकें हुई, बजाबता भूमिहार सम्मेलन हुए, ब्राह्मण भूमिहार, अखिल भारतीय ब्राह्मण भूमिहार महासंघ की बैठक हुई, वैश्य चेतना संघ की बैठक हुई, कुर्मी संघ की बैठक हुई, जिसमें यह तय किया गया कि हमारी जाति का उम्मीदवार जहां है उसको पहले वोट देना है। तो इसकी वजह से, ये रिप्रेजेंटेशन की पॉलिटिक्स की वजह से ऐसा हो रहा है। जो आप अगर उनकी जाति का उम्मीदवार है और वहां मान लीजिए कि कोयरी, कुर्मी, धानु का उम्मीदवार है और वहां जेडीयू का उम्मीदवार नहीं है, तो उसको देने में दिक्कत नहीं हो रही है वहां। लेकिन जहां है वहां ऐसी स्थिति नहीं है, जहां कोयरी, कुर्मी, धानुक नहीं है, वहां ज्यादा वोट नहीं टूट रहा है। देखिए 1-8% जो नाराजगी रहती है वो हर जगह है, इससे ज्यादा चेंज नहीं हो रहा है। ये नुकसान जैसे नीतीश कुमार को पिछली बार कैसे नुकसान कर गया था बीजेपी और चिराग पासवान का वोट का टूटना, वो नुकसान कर गया था, वैसा नुकसान जेडीयू के वोट का थोड़ा टूटना बीजेपी को नहीं करेगा, क्योंकि बीजेपी के पास अपना एक बड़ा आधार है।
नीतीश कुमार के पास छोटा आधार है, इसलिए नीतीश कुमार के साथ जब चिराग पासवान और बीजेपी का वोट ऐड नहीं हुआ तो उनका ज्यादा नुकसान हुआ। इनका वोट अगर थोड़ा बहुत ऐड नहीं करेगा तो उधर ज्यादा नुकसान बीजेपी को नहीं होगा, चिराग पासवान को होगा, बीजेपी को नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी का अपना 24% 25% का एक वोट आधार है जिसके दम पर वो आगे निकलती है, उनकी सीटें आगे ज्यादा हो जाती हैं। तो ये जो लोग कह रहे हैं, जैसा संतोष जी भी कह रहे थे कि चिराग पासवान का स्ट्राइक रेट बहुत कम हो सकता है, 29 सीटों पर लड़ रहे हैं, उनका स्ट्राइक रेट बहुत कम हो सकता है, उसमें एक फैक्टर ये भी हो सकता है ऐसी स्थिति में कि जेडीयू का वोट उनको ट्रांसफर ना हो उस तरह से। वही है वो स्थिति, उनके साथ ज्यादा नाराजगी है और उनका अपना आधार छोटा है, उनका अपना बेस छोटा है वोट का, और उनके साथ नाराजगी भी है, नीतीश कुमार के लोगों की नाराजगी भी है, और कहीं ना कहीं और मतलब ये भी है कि बीजेपी उनके जो अपना कोर वोट है पासवान का, वो भी उनके साथ उस तरह से अलाइन नहीं है जैसे कुर्मी नीतीश कुमार के साथ या यादव तेजस्वी यादव के साथ है। वो वोट ऐसे भी एनडीए को जाता रहा है, उसका एक हिस्सा कम जाता है, उनको 60% के करीब जाता है अपनी जाति के वोट का हिस्सा। तो और फॉरवर्ड का वोट जो जुड़ता है वो बीजेपी का वोट है, उनको सबसे ज्यादा हर्ट करेगा, नीतीश कुमार के वोटर्स की नाराजगी सबसे ज्यादा हर्ट करेगी चिराग पासवान को, बीजेपी को भी कुछ हर्ट करेगी लेकिन उतना ज्यादा नहीं कर पाएगी क्योंकि बीजेपी का अपना एक मजबूत वोट आधार है। चलिए अब आखिरी में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने की किसकी गुंजाइश दिखती है, इसलिए कि आरजेडी 143 सीटों पर लड़ रही है और बीजेपी और जेडीयू 101 पर। देखिए मतलब 143 सीट जो लड़ रहा है, पिछली बार भी 144 सीट लड़ी थी और बीजेपी 110 सीट लड़ी थी, दोनों की सीटें बराबर आई थी, बीजेपी को 74 और आरजेडी को 75। हाँ, तो जबकि 144 लड़ रही थी आरजेडी, अगर उसमें सुधार नहीं कर रही है आरजेडी अगर, तो फिर उसके वहां तक पहुंचना मुश्किल होगा। और दूसरी तरफ क्या, भारतीय जनता पार्टी अगर रिटेन कर लेती है तो सबसे बड़ी पार्टी हो जाएगी, लेकिन वो रिटेन करती इसलिए नहीं दिख रही है, जो हम लोग अभी चर्चा किए ठीक पहले, कि जेडीयू के वोटर्स की नाराजगी उसको कुछ सीटों पर डैमेज कर सकती है, और उसकी सीटें भी पिछली बार 110 से कम हो गई हैं, 101 है। तो इस नाते पहले स्थान के लिए तीनों पार्टियों में मुकाबला है, जेडीयू, आरजेडी और बीजेपी, और उसमें जेडीयू सबसे बेटर पोजीशनड है हमको अभी, जिसमें जो गुडविल दिख रहा है, जिस तरह की बातें नीतीश कुमार के बारे में हम लोग सुन रहे हैं, तो वो सबसे बेटर पोजीशन में है कि वो सबसे बड़ी पार्टी हो जाए, लेकिन तीनों सबसे आसपास ही रहेंगी तीनों पार्टी। नहीं, आप एक बात आपने कही कि जेडीयू सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भी हो सकती है, ठीक है, इसकी गुंजाइश है। अब इसके बाद अगर ऐसा हुआ तो 43 सीटें पिछली बार जेडीयू को मिली थी, जाहिर है एलजेपी और चिराग फैक्टर भी था, लेकिन अगर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हो जाएगी तो चूंकि प्रशांत किशोर को आप लोग जानते हैं, कई बार बात कर चुके हैं, वो पर्ची लिख लिख कर पिछले 3 महीने 6 महीने से दे रहे हैं कि 25 से ज्यादा सीटें अगर नीतीश कुमार को आई तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। वो पर्चियां 14 तारीख को दोपहर के बाद से सब दिखने लगी, क्योंकि एक जगह नहीं 50 जगह पर्ची लिखी, तो फिर उनको अपने शब्द पर कायम रख के संन्यास ही लेना होगा 14 के बाद। देखिए ऐसा, अब वो कोई इलेक्शन मैनेजर तो है नहीं, न कोई सेफोलॉजिस्ट है, अब वो एक पार्टी के नेता है। तो पार्टी के नेता की बात का कोई मतलब नहीं होता, पार्टी के नेता चुनाव में अपना माहौल बनाने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। अब ये कोई, हम लोग नहीं कह सकते हैं ना कि भाई उन्होंने, हालांकि उस तरह से उन शब्दों में नहीं कहा, लेकिन हम जीत गए, पूर्ण बहुमत आ गया, तेजस्वी भी कह रहे हैं, अमित शाह भी कह रहे हैं कि 160 जीत गए, तो वो कहता है, नेता लोग कहते हैं, तो उनको नेता की बात की तरह लीजिए, उनकी बात को, उस बात को उतनी गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। वो नेता का बयान है, एक पॉलिटिकल बयान है एक नेता का, वो कहीं नहीं जा रहे हैं वो, और नीतीश कुमार को 25 क्या 50 से कम नहीं आ रही हैं, उन्होंने जितना कहा है उसे दुगने से कम नहीं आ रही हैं सीटें, तो वो लेके, और वो भी कहीं नहीं जा रहे, वो भी बिहार में ही रहेंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम सब इंतजार करेंगे कि 14 तारीख को सुबह, मेरे ख्याल से 10:30 से 11 बजे तक तस्वीर 14 तारीख को साफ हो जाएगी। अभी आकलन अनुमान कयास है, ज्यादातर लोग, जैसा कि अजीत जी ने कहा और संतोष जी ने कहा, बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा है कि बिहार में एनडीए की सरकार की वापसी की ज्यादा गुंजाइश है। तमाम मुद्दों पर हम लोगों ने अभी चर्चा की, फाइनल तस्वीर तब आएगी जब 14 तारीख को वोटों की गिनती होगी। बहुत बहुत शुक्रिया अजीत द्विवेदी जी हमसे बात करने के लिए, शुक्रिया तमाम दर्शकों को, नमस्कार।